हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड उड़ान सार संग्रह है और पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। और अब हम लोग लास्ट आ गए हैं सीएनटी पर। सीएनटी का भी धारा हम लोग 152 तक कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो 153 से लेकर के पढ़ना है ना। 153 से आज हम लोग कवर करेंगे। आपको बता दें कि आपके लिए एक प्लेलिस्ट हम तैयार कर दिए हैं जिसमें आपको सारा सीएनटी एसपीटी एक जगह ही मिल जाएगा, क्योंकि आप बेकार परेशान होंगे, पूरे भीड़ में उसको ढूंढते रहेंगे तो बहुत समय जाता है। ठीक है, तो सीएनटी एसपीटी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार किए हैं, आप वहाँ जाकर देखिए। और साथ में 360 डिग्री जो एमसीक्यू का बुक है, किसका पब्लिकेशन है, ये शिवांगन पब्लिकेशन का जो बुक था, उसको भी हम लोग कवर किए हैं चैनल पे। तो अब एक काम कर रहे हैं कि उसमें भी 3 वीडियो अपलोडेड है, उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे आप क्वेश्चन का। तो 3 वीडियो तो है उसका, उसको भी आगे और हम बढ़ा देंगे रोज़ रोज़, तो जिससे कि आपका ये पूरा का पूरा सीएनटी कवर हो जाएगा। इससे आप पढ़ लीजिए और 360 का जो क्वेश्चंस है उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहीं जा करके दोनों को देख लीजिएगा, है ना। तो आज हम लोग 103 नंबर धारा से शुरू कर रहे हैं और धारा को पढ़िए। दस्तावेजों और साक्ष्यों की पेशी। समन के माध्यम से प्रतिवादी को दस्तावेज पेश करने तथा अपने गवाहों को साथ ले जाने का आदेश दिया जाएगा, है ना, साथ लाने का आदेश दिया जाएगा। तो 153 नंबर क्या कहा आपको, जैसे कि अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना कि वादी और प्रतिवादी किसी मुद्दे को लेकर के कैसे कैसे उन लोगों में केस चल रहा है ना। तो जैसे देखिए, इस धारा में कोर्ट प्रतिवादी को, मतलब जिस पर केस हुआ है, उसको आदेश देगा कि वह मामले से जुड़े सभी कागजात और अपने गवाहों को साथ लेकर आए। ठीक है, ये आपका धारा 153 हुआ। 154 नंबर धारा पढ़िए। समन तामील का खर्च जमा किया जाना। यदि समन तामील की खर्च विहित रीति से जमा ना की जाए तो दावा नामंजूर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जानिए कि समन करने के लिए भी खर्चा लगता है। ठीक है, तो कोर्ट के नोटिस यानी कि समन भेजने का जो भी सरकारी खर्चा होगा उसे तय समय और नियम के अनुसार जमा करना जरूरी है। अगर यह पैसा नहीं जमा किया गया तो केस को रद्द समझ लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि तामील का जो खर्चा है, समन भेजने का जो खर्च है, उसको समय पर भरना है। अब 155 नंबर देखिए। उस समय की प्रक्रिया जब कोई पक्षकार हाजिर ना हो। यदि नियत तिथि को कोई पक्षकार स्वयं या एजेंट के माध्यम से हाजिर नहीं होता है तो उपायुक्त मामले को खारिज कर देगा। सही बात है, कोई आया ही नहीं तो फिर केस किसके लिए चलेगा। अगर कोर्ट द्वारा तय की गई कोई तारीख है, उस पर ना तो केस करने वाला पहुंचा है और ना ही जिसके खिलाफ केस हुआ है वही पहुंचा है, ना वादी पहुंचा ना प्रतिवादी पहुंचा, तो उपायुक्त साहब क्या करेंगे, उपायुक्त उस पूरे मामले को बंद कर देंगे, खारिज कर देंगे। ठीक है, मतलब दोनों को केस लड़ना ही नहीं है, तभी ना नहीं पहुंचा दोनों के दोनों। चलिए 156 नंबर। उस समय की प्रक्रिया जब केवल प्रतिवादी हाजिर हो, मतलब प्रतिवादी किसको कहिएगा, जिस पर केस हुआ है वो केवल पहुंचा है, तो क्या होगा। तो धारा 156 कहता है कि यदि नियत तिथि को केवल प्रतिवादी हाजिर हो और वह दावे को स्वीकार नहीं करता है तो उपायुक्त वाद को खारिज कर देगा। 2 कंडीशन है, पहले तो आप पहला कंडीशन पढ़े, दूसरा भी पढ़ ही लेते हैं। यदि प्रतिवादी दावे को उसके किसी अंश को स्वीकार करता है तो उपायुक्त प्रतिवादी के विरुद्ध बिना खर्चे की डिक्री पारित करेगा। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ प्रतिवादी पहुंचा है, वहां पर सिर्फ वह व्यक्ति आया है जिस पर केस हुआ है और वो आरोपों को स्वीकार नहीं करता, बोलता कोई भी आरोप मेरे पे जितना लगाया है कुछ को हम स्वीकार नहीं करते, तो केस खारिज, क्योंकि वादी अपने आप के लिए, अपने पक्ष में बोलने के लिए खड़ा ही नहीं है, तो क्या कौन बोलेगा, तो केस खत्म। ठीक है, लेकिन अगर मान ले जाए कि ये जो प्रतिवादी है वो कोई बात मान लिया है, जैसे कोई आरोप उस पर लगा था, उसका कोई हिस्सा मान लेता है, तो कोर्ट उतने ही हिस्से पे फैसला सुना देगा। जैसे मान लेते हैं कि वादी और प्रतिवादी में इस बात का लड़ाई था कि वादी का कहना था कि हमको तुमसे 10,000 रुपये लेना है और प्रतिवादी का कहना था कि नहीं भाई, हमको तो तुमको खाली 7,000 रुपये देना था। तो शुरू से केस जब चला आ रहा था तो यहाँ बार बार प्रतिवादी कह रहा था कि हम सिर्फ 7,000 देने के लिए ही उत्तरदायी है, 10,000 नहीं। और वादी कह रहा था, प्रतिवादी नहीं, वादी कह रहे थे कि हम पूरा 10,000 लेंगे। लेकिन 156 धारा के हिसाब से वो आया ही नहीं। कौन नहीं आया, वादी नहीं आया। वादी जब आया ही नहीं तो प्रतिवादी केवल इतना ही मान के रखा था ना कि मेरे पर तुम्हारा केवल 7,000 का ही उधार है, हम 7,000 देंगे, 3,000 हम नहीं जानते। तो मतलब ये जितना अंश मान रहा है ना, उतना ही अंश के हिसाब से फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो खुद मान रहा था कि हमको 7,000 रुपये देना है,
तो क्या किया जाएगा, उपायुक्त साहब वही 7,000 रुपये कहेंगे कि तुम उसको दे दो, बस बात खत्म। लेकिन अगर ये प्रतिवादी कुछ भी नहीं माना है यहाँ वाला बात के हिसाब से, वो कह रहा है कि नहीं हम तो कोई भी रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर वादी नहीं आया है तो ठीक है, वो पूरा पूरा फ्री, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। चलिए 157 नंबर, उस समय की प्रक्रिया जब केवल वादी हाजिर हो। अब केवल वादी आया है, प्रतिवादी नहीं आया है। यदि नियत तिथि पर केवल वादी हाजिर हो तो उपायुक्त मामले पर विचार करने के बाद या तो मामले को खारिज कर देगा या उसकी सुनवाई के लिए कोई अन्य तारीख नियत कर देगा या प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित कर देगा। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ केस करने वाला व्यक्ति आया है तो उपायुक्त साहब क्या करेंगे, या तो मामले को खारिज कर देंगे या सबूतों को देखकर एक पक्षीय फैसला दे देंगे, है ना, और या फिर उनका मन हो और लगे कि नहीं अभी और कुछ हमको सुनना चाहिए तो अगला डेट दे देंगे। चलिए 158 नंबर देखिए। अब प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों का पेश किया जाना। प्रतिवादी द्वारा प्रथम सुनवाई के समय ही अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि जिस पर केस हुआ है उसे पहली सुनवाई के समय ही अपने बचाव के लिए सारे जरूरी कागजात कोर्ट के सामने रखने होंगे, बस। 159 नंबर, चलिए उस दिन प्रतिवादी की सुनवाई जिस दिन तक के लिए मामला मुलतवी कर दिया गया हो, यदि प्रतिवादी मामला मुलतवी की गई तिथि के पश्चात वर्ती तिथि को हाजिर होता है तो उपायुक्त उसी प्रकार निर्णय देगा जैसे प्रतिवादी नियत तिथि को ही हाजिर हुआ हो। चलिए ये तो बात सिंपल है, लेकिन एक बार आपको बता देते हैं। अगर मामला किसी और दिन के लिए टाल दिया गया, मतलब अगला डेट दे दिया गया और प्रतिवादी उस अगली तारीख पर आ गया, तो कोर्ट उसकी बात वैसे ही सुनेगा जैसे वो पहली तारीख पर आया है। उसके साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना कि पहली तारीख को तुम कहाँ था, है ना। चलिए 160 नंबर, व्यक्तिगत उपस्थिति में महिलाओं को छूट। यदि किसी रूढ़ि या रीति के अनुसार मामले से संबंधित महिला को सार्वजनिक रूप से उपस्थित होना अनुचित माना जाता हो तो किसी महिला वादी या प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त होगी। ये सिर्फ महिला लोग के लिए है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई समाज है और उसके रीति रिवाज के अनुसार महिलाओं को सार्वजनिक कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो समाज ये इस बात को उचित नहीं मानता है कि एक महिला कोर्ट जाए, तब क्या करना होगा, तब ये छूट उस महिला को मिलता है कि उसे खुद आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना कोई भी प्रतिनिधि भेज सकती है, ठीक है। तो केवल महिलाओं को मिलता है, सबको नहीं। चलिए 161 नंबर चलेंगे। एजेंट का नियोजन हो रहा है यहाँ पे। मामले का कोई भी पक्षकार उपायुक्त के समक्ष मामले के संचालन हेतु एजेंट नियोजित कर सकेगा, परंतु यदि उपायुक्त ने वादी या प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया हो तो उसे उपस्थिति से माफी नहीं मिलेगी। जैसे देखिए कह क्या रहा है, 161 नंबर कह रहा है कि केस का कोई भी पक्ष अपनी जगह किसी एजेंट को भेज सकता है, मतलब वकील को आप काम पर लगा सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन अगर उपायुक्त साहब स्पष्ट रूप से कहे हैं, आदेश दिए हैं कि अबर वाला हियरिंग में उस व्यक्ति को बुला के लाना, खुद आना उसका अनिवार्य है, तो फिर आप एजेंट से काम नहीं चला सकते। उस दिन आपको अगर बुलाया गया तो आपको हाजिर होना ही पड़ेगा, यानी कि जिसको बोला गया है उस आदमी को कि अगर आप अपना एजेंट या वकील नहीं भेज सकते, खुद आइए, तो खुद आना होगा। चलिए 162 नंबर क्या कहता है, समय देने तथा सुनवाई स्थगित करने की शक्ति। उपायुक्त वादी या प्रतिवादी को किसी वाद के संचालन या प्रतिरक्षा में अग्रसर होने के लिए समय स्वीकृत कर सकता है तथा वह सुनवाई को स्थगित भी कर सकता है। तो सिंपल है ये तो, कि अगर केस करने वाला या जिस पर केस हुआ है किसी को भी अपना पक्ष रखने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, उसको मन है कि हमको थोड़ा और समय देते तो हम अपना पक्ष और अच्छे से रख पाते, तो उपायुक्त साहब उससे समय दे सकते हैं और सुनवाई को अगली तारीख के लिए टाल सकते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल बात है। चलिए 163 नंबर पढ़ेंगे। पक्षकारों एवं उनके एजेंटों और साक्षियों की परीक्षा एवं परीक्षा प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन। जब सुनवाई के दिन दोनों पक्ष उपस्थित हों तो उपायुक्त उनकी परीक्षा करने की कार्रवाई करेगा तथा कोई भी पक्षकार या उसका एजेंट दूसरे की प्रति परीक्षा कर सकेगा। अब आप कोर्ट तो देखे ही होंगे पिक्चर ये सब में, मतलब कि क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यही कह रहा है 163 नंबर कि जब दोनों पक्ष कोर्ट में है तो उपायुक्त उनसे उनके एजेंटों या उनके गवाहों से सवाल जवाब करेंगे। यहाँ एक पक्ष का आदमी दूसरे पक्ष के आदमी से क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा ताकि सच को सामने लाया जा सके। आप तो बहस देखे ही हैं टीवी में, तो कुछ उसी तरह का मान के चलिए कि एक साइड का वकील दूसरे साइड के आदमी से क्वेश्चन पूछता है। चलिए परीक्षा का संचालन और परिकलन क्या कहता है ये।
पक्षकारों व एजेंटों की परीक्षा साक्ष्यों की परीक्षा के लिए लागू विधि के अनुसार की जाएगी तथा सभी अभिसाक्ष्य अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाएंगे। ये बात तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें। चलिए क्या कह रहा है, यह पूछताछ कानून के नियमों के अनुसार होना है। ठीक है, जो भी सवाल जवाब होंगे वो कानून के दायरे के अंदर होगा, उटपटांग क्वेश्चन नहीं पूछना है। और जो भी क्वेश्चनिंग हो गया, अब सभी के सभी जो भी रिकॉर्ड है उसको अंग्रेजी भाषा में रखा जाएगा। कहाँ गया अंग्रेजी भाषा, हाँ ये रहा, है ना। सारे के सारे रिकॉर्ड जो होंगे वो अंग्रेजी भाषा में रखे जाएंगे, रिकॉर्ड के तौर पे रख रहा है इसको। लेकिन यही बात है कि जब जो समझता है वो अंग्रेजी समझता नहीं। मान लीजिए दो आदमी केस करने गया है ज़मीन की लड़ाई के लिए, दोनों के दोनों इतना विद्वान थोड़ी है जो अंग्रेजी भाषा समझ रहा है, उसको हिंदी ही बहुत मुश्किल से आ रहा है और दोनों के लिए फैसला होना है और दोनों को वो भाषा ही नहीं पता है। वकील उसको आम इमली सब समझाएगा बाहर ले जा करके और वो बेचारा वही समझ के रहेगा, है कि नहीं। तो ये सब थोड़ा सा सुधार हो जाता सिस्टम में तो अच्छा होता, लेकिन चलिए जो है सो है। उस पक्षकार की उपस्थिति निर्देशित करने की शक्ति जिसका एजेंट सारवान प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हो। यदि किसी पक्षकार का एजेंट मामले से संबंधित सारवान प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उपायुक्त मामले की सुनवाई अगली तिथि को मुलतवी कर सकेंगे तथा वह निर्देशित करेंगे कि पक्षकार इस दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उत्तर दे। ठीक है, तो 165 नंबर क्या कहता है, कहता है कि अगर आपने अपना कोई एजेंट या वकील भेजा है, ठीक है, लेकिन वह किसी जरूरी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि आप शायद वो क्वेश्चन पूछ लिया गया जो उसको पता नहीं था, तो उपायुक्त साहब कहेंगे कि अब एजेंट से काम नहीं चलेगा, अगली तारीख को उस व्यक्ति को खुद हाजिर होना पड़ेगा जिसे मामले की पूरी जानकारी है, क्योंकि ज़मीन उसका है तो सारा कहानी उसको मालूम है ना। सभी जरूरी थोड़ी कि आप वकील को बताना याद ही रखे होंगे, कोई पॉइंट होगा जो आप वकील को बताना भूल गए होंगे। अब वहाँ जब बहस हो रहा है तब उसके पास उसका जवाब ही नहीं है, तब ऐसे स्थिति के लिए 165 है। चलिए 166 नंबर, डिग्री कब दी जाएगी। साक्षी की परीक्षा तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचारोपरांत उपायुक्त डिग्री देगा। ठीक है, जब सारे गवाहों से पूछताछ हो जाए और सारे कागजात देख लिए जाएं, उसके बाद ही उपायुक्त अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे, जिसको हम लोग डिक्री कहते हैं। ठीक है, 167 नंबर अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए विचारण मुलतवी करने की शक्ति। यदि उपायुक्त को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच किसी ऐसे प्रश्न पर विवाद है जिस पर और भी साक्ष्य की सुनवाई आवश्यक है, तो उपायुक्त साक्ष्यों की परीक्षा व वाद की अंतिम सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित कर देंगे। मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर उपायुक्त साहब को लगता है कि अभी भी कुछ बातें साफ नहीं हुई हैं, ठीक है, और भी सफाई जरूरी है और कुछ और गवाहों या सबूतों का भी जरूरत वहां दिखाई दे रहा है, तो वह अंतिम फैसला लेने से पहले एक और तारीख तय कर सकते हैं ताकि कुछ और जानकारी भी जुटाई जा सके और कुछ साफ हो जाए बातें, है ना। चलिए 168 नंबर, साक्ष्यों की पेशी। विचारण के दिन पक्षकारों द्वारा अपने साथियों को पेश किया जाएगा। एक बार और पढ़ते हैं ना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। विचारण के दिन पक्षकारों द्वारा अपने साक्षियों को पेश किया जाना। 168 यानी कि गवाहों को पेश किया जाना। सुनवाई के दिन दोनों पक्षों को अपने अपने गवाहों को कोर्ट के सामने लाना होगा ताकि वे अपनी बात कह सके, बस सिंपल। 169 चलेंगे, अंतिम सुनवाई में पक्षकार का हाजिर ना होना। यदि वाद की अंतिम सुनवाई के दिन दोनों में से कोई पक्षकार हाजिर ना हो तो मामले को खारिज कर दिया जाएगा। यदि दोनों में से कोई एक पक्षकार हाजिर हो तो सबूतों के आधार पर निर्णय कर दिया जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल, इसको समझाएंगे नहीं हम। 170 नंबर, निर्णय मतलब जजमेंट का दिन है। उपायुक्त द्वारा खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया जाएगा तथा निर्णय अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ठीक है, खुला अदालत होता है, जनरली सबके सामने सुनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर जो आपको याद रखना है तो वो जो भी फैसला आया है उसको अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 171 नंबर, स्थानीय जांच। इस अधिनियम के अधीन किसी वाद के संबंध में उपायुक्त किसी पदाधिकारी से स्थानीय जांच कराकर प्रतिवेदन ले सकेगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि जरूरत ऐसा पड़ गया है कि कुछ प्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, डीसी साहब कोर्ट के किसी अधिकारी को जमीन की जगह पर खुद भेजेंगे और कहेंगे कि तुम जाओ जांच करके देख करके आओ कि कैसा है। हो सकता है कि जमीन का नपाई करने के लिए भेजे या मौके की कोई स्थिति समझने के लिए भेजे, तो ये डीसी साहब खुद ही भेज रहे हैं, है ना।
अपने ही कोर्ट के किसी अधिकारी को, तो इसको बोलते हैं स्थानीय जांच। अब है 172 नंबर, वादी को भुगतान के पश्चात प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में भुगतान। यदि वाद के संस्थित होने के पूर्व ही प्रतिवादी ने वादी को उसका भुगतान कर दिया हो तो प्रतिवादी वाद के समय वादी को केवल ऐसी राशि का भुगतान करेगा जिसे वह देय समझता हो। समझ में ये आया? अगर कोर्ट किसी अधिकारी को जांच के लिए भेजता है तो उसका खर्चा उस व्यक्ति को उठाना होगा जिसने केस किया है। यहां पर एक पॉइंट समझना होगा 172 में। देखिए, यदि वाद के, फिर से पढ़ करके हम लोग उसको समझते हैं कि यदि वाद के संस्थित होने के पूर्व ही प्रतिवादी ने वादी को उसका भुगतान कर दिया हो तो प्रतिवादी वाद के समय वादी को केवल ऐसी राशि का भुगतान करेगा जिसे वह देय समझता हो। अगर जिस पर केस हुआ है, यानी कि प्रतिवादी, वह केस पूरा होने से पहले ही वादी को वह पैसा दे देता है जो वह सही समझता है, तो कोर्ट उस हिसाब से कार्रवाई करेगा। वही वाला कहानी है। फिर से दो आदमी है, दो आदमी में एक जन को चाहिए कि इसका कहना है कि तुम हमसे, मेरा 10,000 रुपया बाकी है, ठीक है, पहले 10 को 10 करते, 10,000 रुपये बाकी है। दूसरा कहना है कि नहीं, तुम्हारे से मेरे केवल 7,000 बाकी है। तो ये इस 7,000 को सही समझता है ना, तो ये 7,000 दे देगा, ठीक है, यही कह रहा है इसमें, ठीक है। अगला, लेकिन फिर उसी हिसाब से बाकी जो 3,000 बच गया उसके लिए फिर होगा केस, उसके लिए समझौता होगा, चाहे उसके लिए फिर आगे केस लड़ा जाएगा। लेकिन ये 7,000 जो सही समझ रहा है वो दे रहा है। अगला है 173, प्रतिवादी द्वारा वादी को पहले भुगतान न करके न्यायालय में भुगतान किया जाना। प्रतिवादी द्वारा वादी को देय राशि का भुगतान वादी को ना करके न्यायालय में कर सकेगा तथा न्यायालय वादी को ऐसी राशि का तुरंत भुगतान कर देगा। 173 तो समझ में आ गया कि अगर प्रतिवादी वादी को सीधा पैसा देना नहीं चाहता है, कि हमको उस पर भरोसा नहीं है, चाहे हम उसको सीधा नहीं देना चाहते, तो वो क्या करे, कोर्ट में जाकर के पैसा जमा कर दे। कोर्ट में वो पैसा जब जमा कर देगा तो कोर्ट वादी को उसका पैसा क्या करेगा, दे देगा। अगला है 174 नंबर, न्यायालय में भुगतान की गई राशि पर ब्याज का प्रतिषेध। यानी कि जिस तारीख को प्रतिवादी द्वारा धारा 172 तथा 173 के तहत न्यायालय में भुगतान कर दिया जाए, इस तारीख से वादी को ऐसी राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। देय मान लिया गया है तो फिर काहे का ब्याज, है ना। जिस दिन प्रतिवादी ने कोर्ट में पैसा जमा कर दिया उस दिन के बाद उस रकम पर वादी को कोई ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि वो मान लिया जाएगा कि वो चुका दिया। 177 नंबर देखिए, लगान के अधिकार का दावा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाना। अब आइए, यदि उपायुक्त के समक्ष अभिधारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह अभिवचन किया जाता है कि धारित भूमि पर लगान पाने का अधिकार भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति को वाद का पक्षकार बना दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर केस के दौरान कोई तीसरा आदमी आ टपका और बोल रहा है कि जमीन का लगान मालिक को नहीं, हमको मिलना चाहिए, तो उपायुक्त जो है वो तीसरा आदमी को भी अब जोड़ लेंगे, ठीक है। अब तीसरा आदमी भी केस में आ गया और वो भी केस का हिस्सा बन गया है, ताकि मामला क्लियर हो जाए। चलिए 178 नंबर, अनाधिभोगी रैयत की बेदखली के लिए वाद। किसी अनाधिभोगी रैयत द्वारा लगान का भुगतान ना किए जाने पर इच्छुक भूस्वामी एक ही वाद में पट्टा रद्द करने या बेदखली तथा बकाये की वसूली का वाद ला सकेगा, ठीक है। तो 178 क्या कह रहा है? 178 पर पहले ध्यान रखिएगा कि अधिभोगी रैयत नहीं है, ये अनाधिभोगी रैयत है, ठीक है। तो इस पर पूरा ध्यान देके पढ़िए कि अगर कोई किसान है जिसके पास पक्का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनाधिभोगी रैयत का तो यही डेफिनेशन है, और वह लगान भी नहीं दे रहा है, तो जमीन का मालिक उसे जमीन से निकालने यानी कि बेदखल करने और बकाया वसूल करना दोनों जोड़कर एक साथ केस कर देगा, ठीक है। मतलब कि बकाया वसूल भी नहीं हुआ है मेरा और हम इसको बेदखल भी करना चाहते हैं, दोनों बात को एक साथ जोड़ करके वो क्या करेगा, केस कर देगा। 178 नंबर। 178 का देखिए, कब्जा के पूर्व जोत की उपज में अनाधिभोगी रैयत का अधिकार। यदि किसी अनाधिभोगी रैयत के विरुद्ध धारा 178 का प्रयोग करके बेदखली का आदेश जारी किया गया हो तो न्यायालय द्वारा कब्जा देने के पूर्व अनाधिभोगी रैयत को संबंधित जोत पर अपने द्वारा उपजाई गई फसल को काटने का अधिकार होगा। मतलब कि जमीन जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जो वो उगाया है वो ले जाओ, है ना। अगर किसी किसान को जमीन से निकालने का आदेश मिल गया है, उसको दे दिया गया है, लेकिन अभी तक उसने अपने जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा है और कब्जा भी नहीं छोड़ा है और उस पर फसल भी उगा रखा है, तो कोर्ट कहता है कि उस किसान को पहले वो फसल काटने और ले जाने का हक है। ऐसा नहीं है कि जमीन आप उसको बेदखल कर रहे हैं तो उसको फसल से भी बेदखल नहीं करना है, फसल पर उसका अधिकार बताया गया है। 179 नंबर, उपायुक्त का
रैयत को पट्टा देने की शक्ति। भूस्वामी द्वारा पट्टा नहीं देने पर उपायुक्त की रैयत को पट्टा देने की शक्ति। यदि किसी रैयत को पट्टा देने का आदेश जारी कर दिया गया है और भूस्वामी आदेश की तारीख के पश्चात 3 माह तक रैयत को पट्टा देने में असफल रहे तो उपायुक्त अपने हस्ताक्षर से रैयत को पट्टा दे सकेंगे। ठीक है, अब तो ये बात समझ में आ गया आपको। मान लीजिए कि अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जमीन का मालिक यानी कि जमीन का भूस्वामी किसान को पट्टा दे दे, लेकिन 3 महीने तक भूस्वामी घुमा रहा है, उसको नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको पट्टा नहीं दे रहा है लिखित, तो उपायुक्त खुद अपने दस्तखत करके किसान को पट्टा दे देंगे। और ये जो उपायुक्त साहब जो पट्टा देंगे वो भी उतना ही कानून होगा जितना कि भूस्वामी देता तो कानूनी होता। ठीक है ना, 179 हो गया। अब 180 चलेंगे। 180 उपायुक्त की डिक्रियों और आदेशों का लागू किया जाना। तो ये क्या कहता है, उपायुक्त द्वारा पारित डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कोई भी आवेदन आदेश की तारीख से 3 माह के भीतर ही लिया जा सकेगा, है ना। तो 180 नंबर आपको धारा कह रहा है कि जब उपायुक्त कोई फैसला या आदेश सुना देते हैं तो उसे लागू करवाने के लिए आवेदन देना होता है। यह आवेदन आदेश आने के 3 महीने बाद ही दिया जा सकता है ताकि दूसरे पक्ष को भी अपील करने का मौका मिल जाता है ऐसे। ठीक है, 181 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। 181 नंबर, निष्पादन के आवेदन के लिए परिसीमा। उपायुक्त द्वारा पारित डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कोई भी आवेदन आदेश डिक्री की तारीख से 3 वर्ष के भीतर नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए आपके पास 3 साल का समय होता है। अगर आदेश आया और 3 साल के भीतर आपने उसे लागू करवाया और लागू करवाने के लिए कोई अर्जी नहीं दिया तो वो आदेश बेकार समझा जाएगा। ठीक है, उसका फिर कोई फायदा नहीं रहेगा, 3 साल के बाद खत्म। 181 का देखिए, लगान की डिग्री के समनुदेशिती द्वारा निष्पादन के लिए आवेदन, बहुत बेकार है। समनुदेशिती इतना हार्ड वर्ड है, इसको फिर से पढ़ते हैं। किसी भूस्वामी द्वारा लगान के बकाये के लिए अभी प्राप्त डिक्री के निष्पादन का आवेदन डिक्री के समनुदेशिती द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि भूस्वामी का हित समनुदेशिती में निहित ना हो गया हो। एक वर्ड को पढ़ने में तो सारा दिमागी हम लोग का खर्चा हो गया। चलिए आपको समझा देते हैं। अगर भूस्वामी ने लगान वसूलने का अपना अधिकार किसी और को बेच दिया है और या फिर बेच क्या दिया है, मान लीजिए सौंप दिया है, तो वह नया व्यक्ति तब तक फैसले को लागू नहीं करवा सकता जब तक कि भूस्वामी का हित उसमें ना हो। मतलब ये सिंपल नहीं है, समझिए। एक भूस्वामी है और एक किसान है, ठीक है। ये भूस्वामी हमेशा उस किसान से जा करके अपना लगान मांग रहा था लेकिन ये नहीं दे रहा था, तो ये आदमी क्या किया ना कि थोड़ा दबंग सा कोई आदमी है, उसको जाके कह दिया कि हम मेरे को ना 10,000 रुपये उससे लेना है, तुम हमको दे दो 10,000 रुपया और तुम जा करके उससे वसूल लेना। या फिर पूरा 10,000 इससे ना भी लेके कहे कि चलो तुम हमको 9,000 रुपया दो लेकिन उससे जाके तुम 10,000 रुपया वसूल लेना। तो ये हुआ कि भूस्वामी खुद नहीं वसूल पाया तो वो तीसरा आदमी को लगा दिया कि तुम जाकर के उससे लगान वसूल लेना, कुछ तुम्हारा भी 1,000 का फायदा तो हो रहा है ना इसका। तो वैसा में ये तीसरा जो आदमी है वही है समनुदेशिती। लेकिन कोर्ट कहता है कि ऐसा कोई भी हम बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम्हारे पास उस जमीन का पूरा भूस्वामी होने का पूरा सबूत ना हो। ठीक है, ऐसे चलते फिरते किसी को भी लगान वसूलने का हक नहीं देगा, है ना। कोर्ट यही कहता है कि समनुदेशिती तुम प्रूव करो, बताओ कि तुम अब भूस्वामी है उस जमीन का और वो तुमको पूरा का पूरा सिर्फ लगान वसूलने का हक नहीं दिया है, तुमको वो भूस्वामी बना दिया है, ट्रांसफर कर दिया है तुम पर तुम्हारा जमीन। जब तक वो कोर्ट में ये चीज़ नहीं कर ले तब तक कोर्ट तीसरे आदमी को हक नहीं देता कि वो किसान से जाकर लगान मांग सके। हाँ, भूस्वामी लगान मांग सकता है लेकिन तीसरे आदमी को हक नहीं देंगे तब तक जब तक कि वो पूरा प्रूव नहीं कर दे कि हाँ हम उस जमीन के भूस्वामी हैं और पहले वाला भूस्वामी अब चेंज हो चुका है। ठीक है, इतना समझिएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या करते ये भूस्वामी लोग, लठैत लोग को, गुंडे लोग को हायर कर लेते और लगान वसूलने के लिए भेजा करते। ठीक है, इसी से बचाने के लिए धारा ऐसा बनाया गया। चलिए 182 नंबर, डिक्री और आदेशों का निष्पादन किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा पारित डिक्री या आदेश का निष्पादन या तो उसी न्यायालय के द्वारा हो सकेगा या किसी अन्य विहित न्यायालय के द्वारा होगा। मतलब है कि आमतौर पर जिस कोर्ट में या फिर जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ठीक है, वही उसे लागू करवाता है।
अगर ऐसा नहीं है तो फिर कानून के तहत जा करके किसी दूसरे विशेष कोर्ट को ये दर्जा दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन जनरली जहाँ पे फैसला हुआ है वही सब कुछ लागू करवाता है। चलिए 183 नंबर, निष्पादन के आवेदन का प्रारूप। उपायुक्त द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन का प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में विहित प्रारूप में आवेदक या उसके एजेंट द्वारा सत्यापित रहेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ा जाए। मतलब यही है कि फैसले को लागू करवाने के लिए जो अर्जी दे रहे हैं वह लिखित होनी चाहिए, उस पर आवेदन करने वाले व्यक्ति का या फिर उसका एजेंट का दस्तखत होना चाहिए, फिर वो सत्यापित करे कि हाँ हम दिए हैं। ठीक है, ये सब जरूरी होता है। चलिए 184 नंबर क्या कहता है, निष्पादन की आदेशिका का जारी किया जाना। निष्पादन की आदेशिका या तो निर्णीत ऋणी के स्वयं के प्रति या उसकी संपत्ति के प्रति जारी किया जाएगा। मतलब क्या है कि आदेशिका जारी किसके लिए करना है। अब जब अर्जी मंजूर हो गई है तो कोर्ट एक आदेशिका जारी करेगा। ठीक है, यह आदेश या तो उस व्यक्ति जो कि ऋणी व्यक्ति है उसके खिलाफ होगा जिसने पैसा नहीं चुकाया है, या फिर उसकी संपत्ति यानी कि उसके प्रॉपर्टी के खिलाफ होगा। ठीक है, यही कह रहा है 184 नंबर कि आदेश जो आया है या तो वो उस व्यक्ति जो ऋणी व्यक्ति है जिसने पैसा नहीं चुकाया उसके खिलाफ आएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ आएगा। चलिए 185 नंबर देखा जाए, व्यक्ति या जंगम संपत्ति के प्रति निष्पादन वारंट का रूप। ठीक है, कैसा रूप होगा इस वारंट का, तो किसी निर्णीत ऋणी के स्वयं या जंगम संपत्ति के प्रति प्रत्येक निष्पादन वारंट विहित प्रारूप में होगा। मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो या उसकी चल संपत्ति को जब्त करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक खास कानूनी फॉर्म या वारंट की जरूरत पड़ती है, वही बोल रहा है। चलिए 186 नंबर, कुर्की और विक्रय से छूट। किसको किसको नहीं बेचना है। उपायुक्त द्वारा जारी किसी आदेश को लागू करने में निम्नलिखित को कुर्की तथा विक्रय से छूट प्राप्त होगी। ऐसा थोड़ी किसी के घर गए उसका सारा सामान उठा के बेच दिए, कुछ तो लिमिटेशन होगा, वही लिमिटेशन आपको बता रहा है। जैसे निर्णीत ऋणी एवं उसकी पत्नी व बच्चों के पहनने के वस्त्र और बिस्तर को नहीं बेच सकते हैं आप। निर्णीत ऋणी की आजीविका के लिए आवश्यक कृषि कर्म के औजार व उपकरण एवं उसके मवेशी तथा बीज नहीं लेना है, क्योंकि फिर आगे किसानी कैसे करेगा। मतलब आप उसका हाथ पैर थोड़े तोड़ दीजिएगा कि वो आगे चल करके कोई किसानी ही ना कर सके। इसलिए किसानी करने पर तो छोड़ेंगे, तब तो पैसा लाएगा तब तो चुकाएगा। कृषक के घर की सामग्री तथा भवन, लेखा बही नहीं ले सकते उसके घर। श्रमिकों तथा घरेलू सेवकों की मजदूरी अगर रखे हुए हैं तो वो नहीं ले सकते। भावी भरण पोषण का अधिकार नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं उठाना है कुर्की के समय में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 186 हो गया है ना, अब हम लोग 186 का पर आ गए हैं। ठीक है, डिक्रियों के निष्पादन पर प्रतिबंध। किसी डिक्री के निष्पादन में किसी रैयत या दर रैयत को कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, साथ ही उसके दखल घर तथा अन्य भवन एवं उनकी सामग्रियों तथा उनसे सटी और उपभोग के लिए आवश्यक भूमि की बिक्री नहीं की जा सकेगी। तो 186 क्या बोलता है, ये 186 का है ना। हाँ, 186 तो पढ़ लिए थे, 186 का है ये। तो सुनिए, एक तरह से कहिए तो बहुत बड़ा राहत है किसान के लिए, बहुत बड़ा राहत। इसके मुताबिक किसी भी अदालती या कोई भी अदालत का फैसला आया है उसको लागू करने के लिए किसी रैयत या दर रैयत, मतलब कि दोनों के लिए है, रैयत के लिए भी है दर रैयत के लिए भी, उसको जेल में नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, उसको चलिए किसान को बचा तो लिया, जेल नहीं डाला जाएगा। साथ ही उसका किसान का घर, उससे अगल बगल में जुड़ा हुआ ज़मीन, उसके रहने का ज़रूरी सामान, ये सबको ना तो जब्त करना है और ना ही बेचना है। ये राहत वाला चीज़ इसको मिला है। 187 देखिए, 187 है अभिगृहित की जाने वाली जंगम संपत्ति का निदेश। अभिगृहित की जाने वाली अपेक्षित जंगम संपत्ति को निर्णीत ऋणी द्वारा दी गई सूची में वर्णित किया जाएगा। यदि लेनदार ऐसी सूची देने में असमर्थ हो तो वह निर्णय व खर्चे की रकम के बराबर ऋणी की चीज वस्तु के सामान्य अधिग्रहण के लिए आवेदन कर सकेगा। तो क्या कहता है 187 नंबर, सिंपल है कि जब किसी का सामान जब्त करना हो तो जिस व्यक्ति ने केस जीता है वो लेनदार है और जो हारा है वो देनदार है। तो लेनदार जो है उसे उन सामानों का लिस्ट देना होगा जो वो जब्त करवाना चाहता है। अगर वो लिस्ट नहीं दे पाता है तो वह सामान्य तौर पर उन सभी कीमत उतनी ही कीमत का सामान जब्त करने की अर्जी दे सकता है जितना उसका बकाया है। 188 नंबर, चलिए निष्पादन वारंट के प्रभाव की समय अवधि। किसी निष्पादन वारंट का प्रभाव उपायुक्त द्वारा निश्चित अवधि तक ही होगा। यह अवधि वारंट पर उपायुक्त के हस्ताक्षर से अधिकतम 60 दिन तक होगी।
ये बात अच्छा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 60 दिन वाला जो बात है ना, एकदम याद रखिएगा 188 का। देखिए, कोर्ट जो भी वारंट जारी करता है वो हमेशा के लिए थोड़ी होता है। डीसी उस पर एक समय लिख देते हैं, साइन होने के बाद वह वारंट ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन तक ही मान्य रहता है। तो यही थोड़ी है कि एक वारंट ले आए, बैठा के बचा के रखे हुए हैं, जब इस्तेमाल करने की इच्छा है तो निकाले और इस्तेमाल कर ले। नहीं, डीसी साहब जिस दिन सिग्नेचर करेंगे उस दिन से 60 दिन तक ही वो काम करता है। और हो सके आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, अधिकतम कितने दिन, तो 60 दिन, या उसको बोलिए तो 2 महीना, जैसा लिखे क्वेश्चन वैसा लगाइएगा टिक। 189 द्वितीय व उत्तरोत्तर निष्पादन वारंट। पूर्ववर्ती वारंट के नियम कालावधि की समाप्ति के बाद निर्णीत लेनदार के आवेदन पर उपायुक्त के आदेश से द्वितीय और उत्तरोत्तर वारंट निर्गत किया जा सकेगा। ये है अच्छा। देखिए, इसका मतलब है कि उसके बाद दूसरा वारंट और फिर और भी वारंट, अगला का अगला, अगला का अगला। अगर पहला वारंट 60 दिन खत्म हो गया और काम पूरा नहीं हुआ तो क्या करें? तो लेनदार, लेनदार मतलब जिसको पैसा लेना है, दोबारा अर्जी देकर दूसरा वारंट जारी कराएगा। फिर दूसरा में नहीं हुआ तो आगे फिर बेचारा बहुत सारा वारंट निकलवा सकता है, ठीक है। चलिए, 190 नंबर, वारंट जारी करने से पहले, निष्पादन वारंट जारी करने से के पूर्व सूचना दी जाएगी। किसको देना है सूचना? पढ़ लिया जाए। किसी डिक्री या आदेश पर निष्पादन वारंट पक्षकार को पूर्व सूचना दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कोर्ट किसी के खिलाफ सीधा वारंट नहीं निकाल देता है। वारंट जारी करने से पहले उस व्यक्ति को नोटिस या सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होने वाली है, ठीक है। बच सको तो बच लो, है ना। चलिए, 191 नंबर, निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार कर लिए जाने पर प्रक्रिया। अब क्या क्या प्रक्रिया है? किसी धन के भुगतान संबंधी डिक्री के निष्पादन में किसी निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार किया जा सकता है यदि वह तुरंत पूरी राशि न्यायालय में जमा ना कर दे, लेनदार को भुगतान की राशि का इंतजाम ना करने दे, या उपायुक्त को यह समाधान ना करा दे कि उसके पास भुगतान का कोई वर्तमान साधन नहीं है। मतलब कि कैसे हालत में तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगा? अगर मामला पैसे के भुगतान का है तो जो भी ऋणी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कब करना है? अगर वो तुरंत पैसा देने में असमर्थ हो, वह लेनदार को पैसा देने का इंतजाम ना करे, कर ही नहीं रहा है, या फिर वो उपायुक्त उसके कह दे साफ साफ कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई जरिया नहीं है, मेरे पास कोई सामान नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, तो फिर गिरफ्तारी ही एक अंतिम बचता है। गिरफ्तार ऋणी को 50 रुपये तक की धनराशि के भुगतान हेतु अधिकतम 6 सप्ताह तक तथा इसके अधिक की धनराशि के भुगतान हेतु अधिकतम 6 माह तक की जेल में रखा जा सकता है। मतलब देखिए, अब तो ये रेलेवेंट नहीं है आजकल के दुनिया के लिए, लेकिन फिर भी जो है वो ही पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। मान लीजिए कि अगर बकाया 50 रुपया तक है, ठीक है, 50 रुपया है, 85 रुपया मान लेते हैं ना, तो 6 सप्ताह तक उसको जेल में आप रख सकते हैं। 6 सप्ताह कितना होता है? 4 सप्ताह का 1 महीना, तो सवा महीने ने 1.5 महीना हो गया। हाँ, 1.5 महीना उसको रख सकते हैं, 6 हफ्ता तक उसको जेल में रख सकते हैं। अगर 50 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 50 से ज़्यादा है, 60 है, 70 है, कुछ भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 महीने तक जेल में रख सकते हैं। कहाँ? 6 महीने तक जेल में रख सकते हैं, यही बता रहा है। चलिए आगे, जेल से मुक्त होने पर आगे की कार्रवाइयाँ। अब उसको आप जेल में बंद कर दिए, वो पैसा बोला हम नहीं दे सकते हैं, तो जेल में उसको बंद कर दिए। अब वो जेल से छूट के आ रहा है ना, तो 192 नंबर धारा क्या कहता है? जब कोई निर्णीत ऋणी सिविल जेल से मुक्त कर दिया गया हो तो उसे उसी डिक्री या आदेश के लिए दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ये तो बात हम लोग समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार जेल से छोड़ दिया गया है तो उसे पुराना ऑर्डर जो डिक्री आया था उसके लिए दोबारा गिरफ्तार क्यों किया जाएगा? एक बार तो सजा काट के आ गया ना उसके लिए। यदि डिक्री अधिकतम 50 रुपये के लिए हो तो जेल से मुक्त व्यक्ति को उपायुक्त उसके दायित्व से मुक्त घोषित कर सकता है। मतलब कि अगर बकाया राशि 50 से कम है तो जेल से छूटते ही उपायुक्त उसे कर्ज से पूरी तरह मुक्त घोषित कर देंगे, है ना। 50 रुपये से अधिक रुपए की डिक्री के संबंध में डिक्री के निष्पादन हेतु जेल से मुक्त व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। अब चलिए, 50 रुपये से जब ज़्यादा है, पहले तो वो 6 महीना जेल काट के आया है, अब उसके बाद क्या होगा? अब बकाया 50 रुपये से ज़्यादा है तो उसको पहले के हिसाब से ज़्यादा माना जाता था कि रकम बड़ा है, तो भले ही वो आदमी जेल से छूट के आ गया है लेकिन उसकी संपत्ति जो है, उसका प्रॉपर्टी जो है, उसको जब्त करके बकाया वसूल करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए, 193 नंबर क्या कहता है? 193 नंबर में है कि बंदियों के निर्वाह के लिए आहार धन
जिस व्यक्ति ने निर्णीत ऋणी के वारंट हेतु आवेदन दिया हो वह वारंट जारी किए जाने के समय बंदी के जीवन निर्वाह हेतु न्यायालय में 30 दिनों के लिए उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर से आहार धन जमा कराएगा। आहार धन मतलब उसका खाने पीने का खर्चा, डाइट मनी कह सकते हैं उसको। डाइट मनी दीजिए। खाएगा क्या? वो जेल में रहेगा तो खाएगा नहीं। जब तक ऋणी को जेल में बंद रखा जाता है तब तक वह व्यक्ति माह के प्रारंभ में उसी दर से आहार धन का भुगतान करेगा। किसी बंदी के निर्वाह हेतु व्यय किए गए आहार धन को वाद खर्चों में जोड़ दिया जाएगा। चलिए, समझ में तो आ ही गया होगा 193, है ना। बहुत अच्छा दिलचस्प नियम है। जो व्यक्ति कर्जदार को जेल भिजवाने के लिए आवेदन देता है तो उसे कैदी के खाने पीने का पूरा खर्चा जो है एडवांस में जमा करना पड़ता है। पहले में तो जानिए कि जब वारंट जारी हो रहा है तो 30 दिन का पैसा दीजिए, फिर हर महीने, जैसे अगर मान लीजिए वो 6 महीने का जेल हो गया तो फिर बाकी तो 5 महीना बचा ना, तो बाकी 5 महीना का भी जो खर्चा है वो शुरुआत में ही आके देना पड़ेगा। फिर क्या होगा आगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो कैदी के खाने पर जो भी खर्चा होगा उसे बाद में केस के कुल खर्चों में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ में तो हम लोग आ गया। केस करना इतना आसान नहीं है। 194, कृषक की बेदखली या कब्जा दिलाने के आदेश का निष्पादन। किसी कृषक को किसी भूमि से बेदखल करने या उसको भूमि का कब्जा दिलाने से संबंधित आदेश का निष्पादन हकदार व्यक्ति को भूमि का कब्जा या दखल दिलाकर किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया हो इस आदेश के निष्पादन का विरोध करता है तो उपायुक्त अपनी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश को लागू करवाएगा। यानी अगर कोर्ट ने किसी किसान को जमीन से हटाने या फिर दोबारा जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया हो, चाहे जमीन से हटाने का आदेश दिया है तो भी, और अगर उसी को दोबारा से जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया है तो वह आदेश उस व्यक्ति को साफ तौर पर बताकर लागू किया जाएगा। अगर वह व्यक्ति आदेश मानने से मना कर देता है या विरोध करता है तो उपायुक्त साहब क्या करेंगे? पुलिस बल का प्रयोग करेंगे और पुलिस बल का प्रयोग करके जबरदस्ती कब्जा दिलवाएंगे। ठीक है, यही बात है। जब तक हाथ बात से मानता है तब तक बात से, नहीं तो फिर पुलिस बल से मानेगा वो। 195 नंबर, वास्तविक कृषक से भिन्न अभिधारी के पट्टे का रद्दकरण, बेदखली या पुनः स्थापन। यदि किसी वास्तविक कृषक से भिन्न अभिधारी के विरुद्ध पट्टे को रद्द करने या अभिधारी की बेदखली या किसी अभिधारी को उस भूमि का कब्जा दिलाने का आदेश हो तो इसकी उद्घोषणा संबंधित कृषकों या अभिधारियों में डोंगी पिटवाकर की जाएगी। आदेश की अधिसूचना संबंधित भूमि के भीतर या अन्य किसी सहज स्थान पर चिपका दिया जाएगा। तो ये आपके लिए किसके लिए कह रहा है? कृषक के लिए कह रहा है? नहीं, कृषक के लिए नहीं कह रहा है। ये कोई भी अधिभोगी मतलब बिचौलिया या किराएदार के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर वह व्यक्ति खुद खेती करने वाला किसान नहीं है बल्कि सिर्फ जमीन का अधिभोगी है, मतलब कि किराएदार है या कोई बिचौलिया है, तो उसे हटाने या उसका पट्टा रद्द करने की घोषणा ढोल पिटवा कर दे दी जाएगी। साथ ही उस आदेश की कॉपी उस जमीन के किसी साफ दिखने वाले हिस्से पर जाकर चिपका दिया जाएगा। और क्या कर सकते हैं, है ना, ताकि सबको पता लग जाए कि ये अब यहाँ कोई कार्रवाई होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे 196 नंबर। 196 नंबर क्या कहता है? अविभक्त संपदा या भूधृति के अंशधारी के पक्ष में दी गई लगान की डिक्री का निष्पादन। यदि उपायुक्त द्वारा किसी अविभक्त संपदा या भूधृति के अंशधारी के पक्ष में लगान की डिक्री हेतु आदेश दिया जाता है तो ऐसी भूधृति की बिक्री के लिए आवेदन तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका निष्पादन उस जिले के भीतर जहां वाद दिया गया हो निर्णीत ऋणी की जंगम संपत्ति के विरुद्ध ना कर लिया जाए। तो ये क्या कहता है, इसको समझिए। अगर जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और कई मालिकों में से किसी एक के पक्ष में लगान वसूलने का आदेश आता है, जैसे मान लीजिए कि एक किसान नहीं भूस्वामी था, एक बड़ा भूस्वामी था, उसके 3 बच्चे थे। ये क्या किया, मर गया तो तीनों में ज़मीन को छोड़ दिया कि जाओ तुम लोग तीनों लगान लेना। ठीक है, अब इसमें से पहला वाला आदमी ये भूस्वामी है, अब तीनों भूस्वामी हैं, तो ये क्या किया, रैयत पर किसान पर जाकर केस लगा दिया कि ये मेरे को लगान नहीं दे रहा है ना, ये पहला वाला। और कोर्ट से फैसला भी हो गया कि हाँ इसको लगान दे देना चाहिए। तो ये लगान कैसे चुकाएगा? क्या इसका ज़मीन बेचेगा, कुर्की जब्ती करने जाएगा, क्या करने जाएगा? कुछ भी करना है ना इसको, तो इसके लिए कैसे आगे सोचा जाएगा? ये इसके ज़मीन पर अगर रोक लगे तो ये दोनों भी रह जाता है ना। तो यही ध्यान देने का ज़रूरत होता है कि जब एक के पक्ष में आ गया और बाकी अभी इसको बाकी सब चल रहा है तो क्या करे, फिर बीच बीच में अटक गया ना ये आदमी, तो क्या करना होगा? तो इसी को हम लोग समझ रहे हैं, है ना,
कि अगर किसी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है और कई मालिकों में से किसी एक के पक्ष में लगान वसूलने का आदेश आ गया है, तो ज़मीन को तब तक नहीं बेचा जाएगा जब तक उस जिले के भीतर मौजूद उस व्यक्ति की चल संपत्ति में सब ले लीजिए, गाड़ी, सामान, सब कुछ, उसको जब्त करके पैसा वसूलने की कोशिश ना कर ली जाती। पहले ज़मीन पे नहीं हाथ लगाना, पहले कोशिश करना है कि कुछ और से लगान चुक जाए। चलिए अगला क्या है, अगला है 197 नंबर, अंशधारी भूस्वामी द्वारा प्राप्त लगान की डिक्री का निष्पादन। यदि किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन जोत की बिक्री द्वारा करने हेतु एक या अधिक अंशधारी आवेदन करे तो न्यायालय जोत की बिक्री की कार्रवाई के पूर्व निष्पादन की सूचना सभी अंशधारियों को देगा। सही बात है, देना ही चाहिए, काहे नहीं देगा। तो 197 नंबर क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए। अगर जमीन के कई मालिक हैं, है ना, और कई मालिकों में से किसी एक ने बकाया वसूलने का जो केस किया था वो जीत गया है, वह जमीन नीलाम करवाना चाहता है। अब जमीन पे तो उसका अकेला तो लगान लेने का हक नहीं था, और भी भाई का था उसका। तो कोर्ट क्या करेगा, बाकी सभी मालिकों को भी इसकी सूचना देगा। यह इसलिए किया जाता है ताकि बाकी मालिकों को भी पता चले कि उनकी साझा जमीन पे क्या क्या चल रहा है। उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए, हो सके कोई और मसला बाकी हो जो उठ जाए और कल को बाद में वो बोले कि कैसे तुम लोग मेरे बगैर ये सब कर लिया, तो इसलिए उसको भी जाके उसको भी बताया जाता है। कतिपय दशाओं में स्थावर संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन। 198 नंबर, किसी ऐसे धन के भुगतान के लिए जो लगान के बकाये के रूप में वसूलनीय हो तथा ऋणी के शरीर या जंगम संपत्ति शरीर यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती हो, तो निर्णीत लेनदार ऐसे ऋणी की किसी स्थावर संपत्ति इन मूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध निष्पादन का आवेदन कर सकेगा। तो मतलब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन नहीं समझे तो चलिए अब अचल संपत्ति को है उसके विरुद्ध कार्यवाही का बात किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि अगर किसान के घर के सामान या फिर उसका जो भी चल संपत्ति था, मूवेबल जो भी प्रॉपर्टी था, उसको बेचे लेकिन पैसा वसूल ही नहीं हो पाया, उसको बेचने के बाद भी पैसा वसूल नहीं हो पाया, तभी लेनदार क्या करेगा, उसके जो अचल संपत्ति है जैसे कि जमीन हो गया, उसका घर हो गया, उसको बेचने के लिए अब आवेदन कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि उसको अभी तक उसका जो भी पैसा था उसका रिकवरी नहीं हुआ है। तो अब जब चल संपत्ति से उसका रिकवरी नहीं हो पाया है, तो अब वो कहेगा कि अचल संपत्ति से मेरा रिकवरी कीजिए, और इसके लिए वो आवेदन दे सकता है। ठीक है, 198 नंबर यही कहता है कि अगर वो क्या करेगा, अचल संपत्ति के लिए आवेदन देने जाएगा। यानी जमीन बेचना आखिरी रास्ता है। पहले तो कहा गया कि चलो उसका जो भी चल संपत्ति उसको बेच के वसूल करो, तब जाकर के जब नहीं हो पाया तब आगे बढ़ा जा रहा है। जंगम संपत्ति की आश्रित बिक्री की अधिसूचना एवं संपत्ति की अभिरक्षा। उपायुक्त द्वारा निर्णीत जंगम संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन वारंट को निष्पादित करने हेतु प्रभारित अधिकारी निर्णीत लेनदार द्वारा बताई गई संपत्ति की एक सूची तैयार करेगा और विक्रय की उद्घोषणा व उक्त सूची की प्रति विक्रय वाले स्थान पर व ऋणी के निवास स्थान पर प्रकाशित कर देगा। चलिए मतलब समझिए कि अब जो भी कुर्की होना था हो गया, सामान अब बेचना भी तो पड़ेगा। तो चलिए इसी के बारे में है कि जब कोर्ट का अधिकारी सामान जब्त करने जाएगा तो वह लेनदार द्वारा दी गई सामान की लिस्ट और बकाया रकम की जानकारी उस जगह पर चिपकाएगा जहां सामान बेचा जाना है, और उस व्यक्ति के घर पर भी जहां वह रहता है। ये 199। अब हम लोग 200 नंबर कह रहे हैं कि अभिग्रहण और विक्रय के बीच अंतराल। देखिए सामान उसके घर से उठा के ले जाना है, मतलब अब कुर्की हो गया है। इस अध्याय के अधीन किसी जंगम संपत्ति के अभिग्रहण तथा उसकी बिक्री के बीच कम से कम 10 दिनों का अंतराल अवश्य होना चाहिए। अब ऐसा क्यों रखा गया है, तो पहले समझिए कि कह क्या रहा है। सामान जब्त करने और उसे बेचने के बीच कम से कम 10 दिनों का अंतर जरूर रखा जाए। 10 दिनों का अंतर इसलिए रखा जाता है कि शायद कर्जदार कहीं से पैसा उठा के ले आए और इंतजाम कर ले और बेचारा अपना सामान बचा ले, है ना। ऐसा तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा ना कि उसका कुर्की कर लिए हैं, लेकिन फिर भी 10 दिन का अंतराल रखेंगे। कब से कब तक में? जिस दिन उस संपत्ति को हम लोग अभिग्रहण किए हैं या फिर उसको जिस दिन बेचना है, दोनों के बीच में 10 दिन का रखना है। अब 201 नंबर, बिक्री का स्थान और रीति। जंगम संपत्ति की बिक्री उसी स्थान पर की जाएगी जहां संपत्ति रखी हो, अथवा इसे निकटतम बाजार या लोक समागम के अन्य स्थान पर भी बेचा जा सकता है। ऐसी संपत्ति की बिक्री एक या अधिक लाटों में
या मतलब लॉट, है ना, लॉट तो समझते होंगे, लॉट में की जा सकती है। तो 201 नंबर धारा हम लोग से क्या कहता है, सामान या तो उसी जगह बेचा जाएगा जहां उसे जब्त किया गया है, या फिर पास के किसी बाजार या सार्वजनिक स्थान पर बेचा जाएगा। सामान को एक साथ भी बेचा जा सकता है और अलग अलग लॉट में भी बेचा जा सकता है, ठीक है, जैसे बिक जाए। चलिए 202 नंबर, अधिकारियों द्वारा खरीद का प्रतिषेध। अब मान लीजिए कि कुछ ऑफिसर्स आए हैं, कुर्की कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, नीलामी करा रहे हैं। उसी में से एक जन को कोई सामान पसंद आ गया और बोला कि अरे क्या जरूरत किसी को बेचने का, हम ही पैसा दे के ले लेते हैं ना। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको मना किया गया है बिल्कुल। मतलब समझ गए होंगे आप कि जो अधिकारी नीलामी करवा रहा है, ठीक है, या जो वारंट लागू कर रहा है वहां पर, या उसके नीचे काम करने वाला कोई भी कर्मचारी, 2-4 लोग मिलके आते हैं, एक जन तो आता नहीं है, 2-4 लोग मिलके आते हैं, तो पूरा समझ गए कि जो नीलामी करवा रहा है, चाहे जो वारंट लागू करने आया है, या उसके साथ अगर एक दूगो पिछलग्गू कोई अधिकारी आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो संपत्ति जब वो लोग नीलामी करा रहे हैं तो खुद खरीद सकते हैं, वो खुद नहीं खरीद सकते। और ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि बेईमानी कम हो, नहीं तो ऐसा होगा कि जानबूझ के ये लोग सारा सामान खुद ही रख लेंगे, है ना, या फिर बहुत तरह का गलत काम हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 203, यदि उचित कीमत प्रस्तावित नहीं की जाए तो बिक्री का मुलतवी किया जाना। यदि बिक्री की जाने वाली संपत्ति की उचित कीमत प्रस्तावित ना की जाए तो संपत्ति की बिक्री को अगली तिथि के लिए मुलतवी किया जाएगा और अगली नियत तिथि पर जो भी कीमत प्रस्तावित की जाए उसी कीमत पर संपत्ति का या संपत्ति की बिक्री कर दी जाएगी। ये सिंपल है 203 नंबर, ठीक है। अगर नीलामी के दिन संपत्ति की उचित कीमत नहीं मिल पाया, मतलब आज हम लोग नीलामी शुरू किए लेकिन कोई बोली ही नहीं लगाया, कोई ढंग का पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो सोचा जाएगा कि चलो एक डेट और रखते हैं, तो बिक्री के लिए अगली तारीख के लिए टाल दिया जाएगा कि चलो उस दिन एक बार और ट्राई करके देखेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगली तारीख पर भी जो अधिकतम कीमत मिल गया उसी पे बेच देंगे, ऐसा नहीं है कि फिर उसको और तीसरे दिन के लिए रखेंगे, उसी दिन जो भी मिल रहा है उसी पर उस संपत्ति को बेच दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि ये लोग बेचारे अधिकारी लोग दुकान खोल के थोड़ी बेचे हैं कि चल बैठे हैं कि चलो 2-4 दिन है, महीना दिन तक आराम से धीरे धीरे बेचेंगे, वैसा नहीं है। तो 203 तो आप समझ गए, 203 हुआ ना। अब दूसरा पीडीएफ खोलना होगा, चलिए रुकिए थोड़ा देर। तो अब हम लोग आ गए हैं 204 नंबर पर, है ना। 203 तो पढ़ लिया, 204 पढ़ रहे हैं। क्रय धन का भुगतान और क्रेता को संपत्ति का परिदान। प्रत्येक लाट की बिक्री का भुगतान बिक्री के समय या अधिकारी द्वारा नियत तिथि पर किया जाएगा। धन राशि का पूर्ण भुगतान हो जाने पर निष्पादन अधिकारी खरीदार को एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें संपत्ति का वर्णन व भुगतान की गई राशि का उल्लेख होगा। चलिए, तो क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि नीलामी में जिस व्यक्ति ने सामान खरीदा है उसे तय समय पर पूरा पैसा चुकाना होगा, ठीक है, बाद में उनमें नहीं, पहले तुरंत। जब वह पूरा पैसा दे देगा तो कोर्ट का अधिकारी उसे एक प्रमाण पत्र देगा कि हाँ आप ये सामान खरीदे हैं, इतने में खरीदे हैं। इसमें लिखा क्या क्या होगा, उसमें लिखा होगा कि क्या खरीदा है, कितने पैसे में खरीदा है, ठीक है। यह सर्टिफिकेट ही उसकी खरीदारी का पक्का सबूत है। तो 204 नंबर हो गया। कल को ऐसा ना हो कि जिसका सामान उठा के लाए थे वो माथा पे चढ़ के आके कहे कि तुम मेरा सामान ले आया है, तो दिखाएगा ना सर्टिफिकेट कि नहीं हम नीलामी में खरीद के लाए हैं इसको। चलिए 205 नंबर, विक्रय आगम पर उपयोजन। कहाँ भागे जा रहा है ये, 205, वारंट निष्पादित करने वाला अधिकारी विक्रय आगम से बिक्री खर्च हेतु रुपए में 1 आना की दर से कटौती करेगा। यह राशि वह उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार के खाते में जमा कर देगा। तो अब ये बात समझ में आ गया कि देखिए संपत्ति बिकने के बाद जो पैसा आएगा, मतलब नीलामी हुआ, सामान बिका, पैसा आया, उसमें से नीलामी करवाने का सरकारी खर्चा भी तो लगा है, उसको भी काटा जाएगा क्योंकि 2-4 आदमी आए है ना, बहुत तरह का खर्चा होता है। यह खर्च 1 रुपए में 1 आना, आपको पता है 1 रुपए में कितना आना होता था, 16 आना होता था ना। तो मान लीजिए कि 1 रुपए में 1 आना क्या है, सरकारी खर्चा है, तो अगर इसको परसेंटेज में देखें तो 6.25% आता है खर्चा, ठीक ना। उसी के दर से काट लिया जाता है और सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है। बाकी पैसा उस व्यक्ति को मिलेगा जो केस जीता है, ठीक है। पहले उसका कर्जा चुकाया जाएगा, फिर अगर कुछ बच जाता है तो फिर दे देगा जिसका है। चलिए 206, अभिगृहित संपत्ति में अन्य व्यक्ति द्वारा हित का दावा किया जाना। यदि किसी अभिगृहित किए जाने वाले जंगम संपत्ति में कोई अन्य व्यक्ति हित का दावा करे तो उपायुक्त इस संबंध में जांच करेंगे तथा संपत्ति का विक्रय रोक देंगे यदि उससे ऐसा करने का पर्याप्त कारण दिखाई पड़े। यदि दावेदार निष्पादन की जाने वाली संपत्ति पर अपना अधिकार सिद्ध करने में असफल रहे तो उपायुक्त दावेदार को कार्यवाहियों का खर्च वहन करने का आदेश देगा। तो मतलब क्या समझे, मान लीजिए अगर कोर्ट ने किसी का सामान जब्त करके ले आया, ठीक है,
लेकिन कोई तीसरा आदमी आकर बोल रहा है कि ये सामान तो मेरा है और हम तो कोई कर्ज लिए नहीं हैं, हम तो कर्जदार है नहीं, तो तू मेरा सामान उठा करके कैसे ले आया? तो उपायुक्त साहब क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि क्या ये आदमी सही बोल रहा है, ये सामान इसका है, ये मतलब ये खरीदा था या फिर ये इसका है। तो वो पहले जांच करेंगे, अगर उसकी बात सही निकल गई, चलिए वो सच बोल रहा था, तो बिक्री रोक दिया जाएगा क्योंकि उसका सामान है और कर्जदार ही नहीं तो उसका सामान कैसे नीलाम कर देंगे आप? तो रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर वो आदमी झूठ बोल रहा हो तो उपायुक्त साहब कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए उस पर जुर्माना लगाएंगे, खर्चा मांगेंगे कि तुम आया और हम लोग का टाइम बर्बाद किया, पैसा दो। चलिए 207 नंबर, अनियमितताओं के चलते बिक्री निष्फल नहीं होगी। निष्पादन वारंट के अधीन जंगम संपत्ति की बिक्री के प्रकाशन या संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के द्वारा ऐसी बिक्री निष्फल नहीं होगी, परंतु यदि अनियमितता के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो विक्रय की तारीख से 1 वर्ष के भीतर उसे नुकसान की वसूली से वर्जित नहीं किया जा सकता है। तो ये तो छोटा सा बात है, लेकिन समझ लीजिए, अगर कोई छोटी मोटी गलतियों से नीलामी रद्द नहीं होगी, मतलब अगर नीलामी की सूचना छपने या प्रक्रिया में कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, ठीक है, तो पूरी नीलामी को रद्द नहीं मानेंगे। छोटा मोटा गलती के चलते पूरा नीलामी को रद्द नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उस गलती की वजह से किसी का भारी नुकसान हो गया है तो वह व्यक्ति 1 साल के भीतर कोर्ट जाकर अपने नुकसान की भरपाई करने का मांग कर सकता है। ठीक है, बस इतना ही समझना था इसमें। 208 नंबर समझिए, लगान के बकाये की डिक्री के निष्पादन में भू धृति या जोत की बिक्री। जब किसी जोत के बकाये लगान हेतु उपायुक्त द्वारा कोई डिक्री पारित की जाए तो डिक्रीदार ऐसी जोत की बिक्री हेतु आवेदन कर सकेगा और इसे बेचा जा सकेगा। इस बिक्री की प्रक्रिया में जब किसी आदिवासी या अनुसूचित जाति के रैयत की जोत की बिक्री की जाए तो ऐसी भूमि की बिक्री सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ऐसे व्यक्ति को बेची जाएगी जो आदिवासी या अनुसूचित जाति का सदस्य हो। आदिवासी या अनुसूचित जाति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को तब तक जोत की बिक्री नहीं की जा सकेगी जब तक कि वह बोली लगाने वाले आदिवासी या अनुसूचित जाति के सदस्य ने उद्घोषणा में उल्लिखित राशि से कम की बोली ना लगाई हो। अब आप बात समझ तो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। पहला लाइन में तो सिंपल बात कहा आपसे कि अगर रैयत जो है लगान नहीं चुका पाता है तो उसकी ज़मीन बेची जा सकती है। ठीक है, अब ज़मीन बिक रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर एसटी का ज़मीन है तो एसटी खरीद ले, एससी का ज़मीन है तो एससी खरीद ले। अगर ज़मीन किसी एसटी या एससी के सदस्य की है तो सिर्फ उसी समुदाय के एसटी या एससी को ही बेचा जाएगा। किसी बाहरी या दूसरी जाति के व्यक्ति को वह ज़मीन तब तक नहीं बेचा जाएगा जब तक कि उस समुदाय का कोई व्यक्ति बोली लगाने के लिए आगे ना आए, वह भी कम से कम उतनी कीमत पर जो विज्ञापन में लिखी है। मान लीजिए कि विज्ञापन में लिखा है कि 1 लाख रुपए कम से कम। अब कोई एसटी या एससी जिसका ज़मीन था, मान लेते कि सिर्फ मान लेके चले कि एसटी का ज़मीन था, कोई एसटी समुदाय का ज़मीन था, कोई भी एसटी समुदाय का आदमी 1 लाख तक का बोली लगाया ही नहीं, तो अब क्या किया जाएगा? तब जा कर के फिर क्या करेगा, बाहरी को ज़मीन बेच दिया जाएगा। नहीं तो तब तक बाहरी को ज़मीन नहीं बेचना है जब तक कि कोई बोली बढ़िया सा लगा ले तो फिर ठीक है, एसटी की ज़मीन एसटी को मिल जाएगा, एससी का ज़मीन एससी को मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 1 लाख तक का बोली ही नहीं लगाया तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे, फिर वो ज़मीन बाहर किसी को उल्लिखित कर दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही सिंपल था। मेन है कि इसको ज़मीन बचाने के लिए कि कोई भी आदिवासी लोगों का ज़मीन है तो उन्हीं के समुदाय में रह जाए, इसीलिए ये रूल को लाया गया था। अगर पैसा उससे वो नहीं निकल रहा है, मतलब कि जो बकाया है, लगान है, चाहे जो भी पैसा है वो नहीं निकल पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे को दे दिया जाएगा। तो बस हम लोग 208 तक समझ गए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले दिन बाकी को कवर कर लेंगे। बाकी बहुत धारा तो बचा हुआ है, लेकिन चलिए धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, जितना वीडियो बनाते हैं उतना तो कम से कम पूरा देखा कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। आप लोग सब वीडियो देख रहे हैं, हमको पता है। ठीक है, क्योंकि वॉच आवर से हमको पता चल जाता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम लाइक भी तो किया कीजिए, वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, तो बनाने में भी थोड़ा मनोबल बढ़ा रहता है इंसान का। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।